नमस्कार, मैं हूं मुस्कान गौतम। एप्पल न्यूज में आप सभी का स्वागत है। पेश है आज की न्यूज रिपोर्ट। देश का ही नहीं, दुनिया का बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट अटल टनल रोहतांग बनकर के तैयार हुआ और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उसको राष्ट्र को समर्पित किया। यह हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। कुछ लोगों ने जो राजनीति करने की कोशिश की है, मैं समझता हूं ये वक्त उस चीज के लिए नहीं है और ना ही ये चीज राजनीति के लिए है। इसका राष्ट्रीय स्तर पर सामरिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से अपना एक बहुत बड़ा महत्व है। हमें उस पक्ष को देखना है और मुझे लगता है कि इस सारे में श्रेय लेने की अनावश्यक होड़ में किसी को नहीं लगना चाहिए। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इसका शिलान्यास किया था, काम शुरू हुआ था, उनका स्वप्न था, वो साकार हुआ। आज वर्तमान में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने इस टनल का लोकार्पण किया है। यही बात मुझे लगता है कि पर्याप्त है। लोग अच्छी तरह से समझते हैं कि काम की शुरुआत किसने की थी और काम जब समाप्त हुआ, जब पूर्ण हुआ, तो उस वक्त लोकार्पण के लिए कौन आए थे। यही मुझे लगता है कि महत्व का विषय है जिस पर सोचने की आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। नागालैंड के पूर्व राज्यपाल और सीबीआई निदेशक रहे हिमाचल प्रदेश के पूर्व डीजीपी आईपीएस अधिकारी अश्विनी कुमार ने आत्महत्या कर ली है। राजधानी शिमला के ब्रॉकहाउस स्थित अपने निजी निवास पर बुधवार शाम उनका शव फंदे से लटका पाया गया। वो 70 वर्ष के थे। उनके पास से पुलिस को सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है, जिसमें लिखा है कि जिंदगी से तंग आकर अगली यात्रा पर निकल रहा हूं। नागालैंड के पूर्व राज्यपाल और सीबीआई निदेशक रहे हिमाचल प्रदेश के पूर्व डीजीपी आईपीएस अधिकारी अश्विनी कुमार ने आत्महत्या कर ली है। राजधानी शिमला के अपने निजी निवास पर बुधवार शाम उनका शव फंदे से लटका पाया गया। वे 70 वर्ष के थे। इस घटना की सूचना मिलते ही एसपी शिमला पुलिस टीम सहित मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी। पुलिस को घटनास्थल से सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है। हिमाचल प्रदेश के पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने मामले की पुष्टि करते हुए कहा कि हैंगिंग के इस मामले की जांच की जा रही है। जिला सिरमौर से संबंध रखने वाले कैबिनेट मंत्री सुखराम चौधरी भी इस घटना से बेहद आहत है। पूर्व डीजीपी रहे अश्विनी कुमार नाहन के रहने वाले थे और 1973 बैच के आईपीएस अधिकारी रहे हैं। वे साल 2006 से 2008 तक हिमाचल के पुलिस महानिदेशक रहे। अगस्त 2008 से नवंबर 2010 के बीच सीबीआई निदेशक रहे थे। अश्विनी कुमार सीबीआई के पहले ऐसे प्रमुख हैं जिन्हें बाद में राज्यपाल बनाया गया था। मार्च 2013 में उन्हें नागालैंड का राज्यपाल नियुक्त किया गया था। हालांकि साल 2014 में उन्होंने अपने पद से त्याग पत्र दे दिया था। इसके बाद वे शिमला के एक निजी विश्वविद्यालय में पढ़ा रहे थे। मौजूदा वक्त में रिटायर होने के बाद वे लॉकडाउन के दौरान अपने इकलौते बेटे के पास मुंबई में थे, लेकिन पिछले कुछ समय पहले अपने घर शिमला लौट आए थे। आज शाम को करीब 7:10 पे ऐसा हुआ कि अश्विनी कुमार जी के बेटा और बहू जो वर्क फ्रॉम होम करते हैं, वो वॉक के लिए जा रहे थे। तो शाम को नॉर्मली अश्विनी कुमार जी एटिक में मेडिटेट करते हैं। तो उन्होंने देखा कि लॉक है अंदर से, तो उन्होंने फोर्सफुली इसको तोड़ा। एक दरवाज़ा तोड़ा, दूसरा दरवाज़ा तोड़ा, तीसरा खुला हुआ था। उन्होंने देखा कि उनके पिताजी और जो फादर इन लॉ वो रस्से पे हैंग कर रहे थे। तो उन्होंने रस्सा काटा, उनको बॉडी को नीचे लाया। अश्विनी कुमार जी आज शाम को दोपहर और शाम के बीच में वॉक भी करने गए मॉल पे, कालीबाड़ी पे। उन्होंने कालीबाड़ी पे गए, उनकी वाइफ ने ऐसा बताया। और अभी बॉडी को हमने कब्जे में ले लिया है और सारी चीज़ों की हम फर्द बना रहे हैं, सीजर बना रहे हैं। सीन ऑफ क्राइम की फोटोग्राफी हुई है। एफएसएल टीम भी इंस्पेक्ट करके चली गई है और अब हम कार्रवाई करके बयान लिख के 174 की इसको बॉडी को हम मॉर्चरी में ले जाएंगे और कल सुबह इसका पोस्टमार्टम कराएंगे। सर फौरी तौर पर कोई फाउल प्ले नजर आ रहा है? सुसाइड नोट मिला है और सुसाइड नोट में इन्होंने बेसिकली बिकॉज ऑफ डिजीज एंड डिसेबिलिटी लिखा है और किसी को ब्लेम नहीं किया और फैमिली ने भी कोई फाउल प्ले सस्पेक्ट नहीं किया क्योंकि फैमिली तो घर के अंदर ही थी और फैमिली का कहना है दोपहर को हमने खाना
इकट्ठा खाया है और हम साथ साथ ही थे और ये बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है और इसमें हम जो एज पर जो लॉ है इन्वेस्टिगेशन और कार्रवाई कर रहे हैं। सर लिखा है कि मेरे जो बॉडी पार्ट्स होंगे जो डोनेट किए जा सकते हैं वो डोनेट करके। सी दिस इज मैटर ऑफ डिटेल राइट नाउ। ये कहना उचित रहेगा कि उन्होंने सुसाइड नोट लिखा है, एक लूसिड सुसाइड नोट लिखा है और उसमें किसी को उन्होंने दोषी नहीं करार किया है। और बाकी मैंने जैसे आपको बताया एफएसएल की टीम इंस्पेक्ट करके चली गई है। हमारे फोटोग्राफर ने क्राइम सीन को फोटोग्राफ किया है। हमने सारी चीज़ों की फर्द ली है। रस्सी जो है 4 जगह से कटी हुई थी उसकी, जो लैडर उन्होंने यूज़ किया है, बाकी जितने भी आइटम्स इसमें सुसाइड में इन्वॉल्व थे उनको सब हम सीजर में से ले रहे हैं। अभी हम फैमिली के बयान लिख रहे हैं ताकि कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ाई जा सके। सर सुसाइड में जो डिजीज का जो मेंशन किया है वो किस टाइप की डिजीज है? देखिए ऐसा है कि दिस इज मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन और अभी कहना इसमें उचित नहीं रहेगा। लेकिन सुसाइड में ऐसा है किसी को दोषी नहीं दिया गया है और अपने फ्री विल से उन्होंने सुसाइड किया ऐसा लिखा है और फैमिली भी इसको कोरबरेट कर रही है। कुछ और बातें भी लिखी है या फिर पर्टिकुलर डिजीज का ही मेंशन किया है आपने करी? जी बहुत ईमानदार, निहायत अपने काम के प्रति बहुत ही कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति रहे हैं। मेरे विधानसभा क्षेत्र से संबंधित है। पोंटा से लगभग 5 किलोमीटर पे इनका गाँव है। तो आज ये जो घटना हुई है ये बहुत ही दुखद घटना है। इसके बारे में ज़्यादा बोलना उचित नहीं। कितना बड़ा एक नुकसान मानते हैं आप, क्योंकि पूर्व डायरेक्टर, पूर्व राज्यपाल भी रहे हैं, सीबीआई के निदेशक भी रहे हैं, हिमाचल के डीजीपी भी रहे हैं। इस उम्र में सुसाइड जैसी घटना अंजाम मिला, कितनी बड़ी एक त्रासदी मानते हैं और क्या? ये बहुत बड़ी त्रासदी है। एक व्यक्ति जो अपने आप में संपूर्ण इंसान था, जिसका जीवन आज तक बेदाग रहा, इतने बड़े पद पर हो रहे हैं, सादगी भरा जीवन वो व्यतीत करते थे। ये हम सब के लिए बहुत बड़ी क्षति है, पूरे हिमाचल प्रदेश के लिए क्षति है। क्या परिवार के लोग अंदर थे? कुछ बातचीत हुई? क्या कोई अवसाद, कोई डिप्रेशन था या कोई परेशानी थी, बीमारी थी? क्या कुछ पता चला सर अभी इनिशियली आप जो बात कर पाए? इसके बारे में कुछ ज़्यादा हमें जानकारी नहीं है। बाकी पूजा स्थल पे गए थे, पूजा कर रहे थे, अंदर ही उन्होंने ये सब कुछ किया है। इसके बारे में मुझे इससे ज़्यादा जानकारी नहीं है। सर जैसे आप कह रहे हैं कि शाम को घूमने भी निकले थे, वॉक पर भी निकले थे। और हाँ, वॉक पर तो वो डेली जाते थे, पूजा भी वो डेली करते थे। सर हैंगिंग है सर, क्या रूटीन में आपकी उनसे बातचीत होती थी? क्या वो डिप्रेशन में थे? ऐसा सुसाइड जैसी घटना को अंजाम देना क्या एक्सपेक्टेड था? आपकी बातचीत थी उनसे रेगुलर? हमारे महीने में 15 दिन में हमेशा उनसे बात होती रहती थी। वो तो हमेशा हंसमुख रहते थे। ऐसी कोई बात उन्होंने कभी अपनी ज़िंदगी में की नहीं, हमारे सामने तो कभी की नहीं उन्होंने इस तरह की कोई बात। सर क्या हैंगिंग थी ये आपसे समझना चाहेंगे? अगर आप अंदर पॉइजनिंग है या फिर देखिए, इसके बारे में मैं अंदर नहीं गया हूँ। अच्छा, वो अंदर वाली जगह पर है, ये तो पुलिस ही बता सकती है। हम इसके बारे में ज़्यादा नहीं बोल। कोई फाउल प्ले वाली कोई घटना, कोई बात ऐसी कुछ अभी तक जानकारी तो नहीं मिली है सर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। सर कुछ ऐसा पता चल लगता पाया कि उस वक्त घर पे कौन कौन थे? सारा परिवार उनका घर पे था। आत्महत्या कर अपनी जीवन लीला समाप्त करने वाले पूर्व राज्यपाल व सीबीआई निदेशक रहे अश्विनी कुमार को वीरवार को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। बुलंदियों को हासिल कर इस तरह से अश्विनी कुमार का जाना सबके लिए हैरान करने वाला था। साथ ही सवाल खड़े हो गए हैं कि आखिरकार इतने बड़े बड़े ओहदों पर रहे अश्विनी कुमार ने ऐसा खौफनाक कदम क्यों उठाया। नागालैंड के पूर्व राज्यपाल और सीबीआई निदेशक रहे अश्विनी कुमार को पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। वीरवार को उनकी अंत्येष्टि संजौली शमशान घाट में की गई। इससे पहले उनके शव का पोस्टमार्टम आईजीएमसी में किया गया। उनकी अंतिम यात्रा में नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री, कांग्रेस पूर्व मंत्री जीएस बाली, सुखविंदर सिंह सुक्खू, ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी, पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू सहित कई गणमान्य व्यक्ति शामिल हुए।
अश्विनी कुमार एक सरल स्वभाव, मृदुभाषी व काबिल अफसर रहे हैं। उनके नजदीकी रहे नेता व अफसर उनके जाने से जहां स्तब्ध है, वहीं उनकी कमी महसूस कर रहे हैं। अश्विनी कुमार मूल रूप से हिमाचल के सिरमौर जिले के नाहन के रहने वाले थे। 1973 बैच के आईपीएस थे। रिटायर होने के बाद लॉकडाउन के दौरान से मुंबई में थे, लेकिन पिछले कुछ समय पहले वे अपने घर शिमला आ चुके थे। अब सभी के जहन में सिर्फ एक ही सवाल है कि आखिरकार इतने बड़े बड़े ओहदों पर रहे अश्विनी कुमार ने ऐसा खौफनाक कदम क्यों उठाया। पहले कर लो यार, फिर बोलना है। आज श्री अश्विनी कुमार, फॉर्मर डायरेक्टर सीबीआई और पूर्व में रहे गवर्नर नागालैंड और मणिपुर, इनके लास्ट राइट्स हुए। हमने इनको पुलिस के प्रोटोकॉल के हिसाब से विदाई दी और कल शाम से ही इनके जो आईपीएस में कुलीग्स थे, इनके साथ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन जैसे एसपीजी में, सीबीआई में काम किया, इनके साथ रहे हुए गवर्नर, इनके बाद रहे हुए गवर्नर, सबका फ़ोन आया और आज हमने उनकी तरफ, सबकी तरफ से रीत ले किया है। हमारे अधिकारियों ने भी रीत ले किया और हमारे लिए, हिमाचल पुलिस के लिए बहुत दुख का दिन है और हम चाहते हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले। मे हिज नोबल सोल रेस्ट इन पीस। उन्होंने अपने करियर में बहुत कुछ अचीव किया जो एक आईपीएस ऑफिसर सोचता है या सोच भी नहीं सकता। बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन, बियॉन्ड ड्रीम्स इन्होंने अचीव किया। सीबीआई के डायरेक्टर थे, डीजीपी हिमाचल प्रदेश रहे और गवर्नर भी रहे नागालैंड में, इनके साथ मणिपुर का चार्ज रहा। फिर उसके बाद ये एकेडमिक्स में चले गए, ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी में, एपीजे यूनिवर्सिटी में, वहाँ भी इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। और वी ओनली प्रे दैट मे हिज नोबल सोल रेस्ट इन पीस एंड हिज bereaved फैमिली गेट द स्ट्रेंथ टू बियर दिस लॉस। थैंक यू। से आप जो है श्रद्धांजलि देंगे और जो घटनाक्रम हुआ है उसके बारे में? देखिए, हिमाचल पुलिस के लिए आज बहुत दुखद दिन है। हमने अपने फादरली लाइक फिगर, एक मेंटर, एक आयरन पुरुष को खोया है और अभी तक हमें यकीन नहीं हो रहा कि ये घटना कैसे हो गई। आज सर का अंतिम संस्कार पूरे रिचुअल्स के साथ और राजकीय शोक के साथ हमने किया यहाँ पे। जहाँ तक घटनाक्रम की बात है, कल 7:30 बजे के आसपास जब हमें रिपोर्ट आई, मौके पर टीम गई, इवन सीनियर ऑफिसर्स, डीजीपी साहब, आईजीपी साहब खुद वहाँ पे मौके पर आए और एफएसएल के हमने रिक्वेस्ट किया तो उन्होंने साक्ष्य इकट्ठे किए। एक सुसाइड नोट हमें कल शाम को ही प्राप्त हो गया था जिसका हम मिलाप करवाएंगे और फैमिली की जो स्टेटमेंट थी हमने दर्ज कर ली। कोई फाउल प्ले जैसे पिछले कल डीजीपी साहब ने किया, उसके बाद भी आपकी काफ़ी बात हुई होगी, परिजनों की तरफ से कुछ कहा जा रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अभी फ़िलहाल हमारी जो प्रोसीडिंग्स अभी भी ऑन है, अभी हमने कंक्लूड नहीं किया।
और सुसाइड नोट जो था वो सेल्फ स्टेटिंग था, सर की तरफ से लिखा गया था और ऐसा कुछ नहीं था कि कहीं से कुछ और क्रॉप अप हुई हो या कोई फाउल प्ले आया हो। एक ही चीज़ में था, लगा कि सारी बातें स्पष्ट तौर पर उन्होंने कही। सर अपनी कलम के सर बहुत पक्के थे, क्योंकि हम सबको काम करने का उनके नीचे मौका मिला है और बहुत ब्रीफ और कंसाइज में चीज़ें रख जाते थे। और वही सुसाइड नोट में उन्होंने 4 पैराग्राफ जिसमें 2-2 लाइनें ईच होंगी उन्होंने लिखा और अपनी पूरी बात रखी। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट हम कब तक है? आज हमने रिक्वेस्ट करके पोस्टमार्टम अर्ली करवाया है और आशा करेंगे जल्दी से जल्दी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ जाए। थैंक यू। एक नेक इंसान और अब्बल ऑफिसर, ऑनेस्ट ऑफिसर, एफिशिएंट ऑफिसर एंड ए ग्रेट ह्यूमन बीइंग, थिंकर, writer and a role model for young officers. He served with utmost conscience and vision. All the department he was heading as a DGP Himachal, then CBI director, then governor. He, जब मैं उनको 35-40 साल से दोस्त थे, उनको हर पोजीशन पे देखा है और प्रोफेसर, एज ए प्रोफेसर भी देखा है टीचिंग करते हुए। उससे बढ़िया इंसान, पारिवारिक इंसान मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया और आसपास। एक बड़ा लॉस है सोसाइटी को उनके जाने से और हम सोच नहीं सकते थे कि वो ऐसा स्टेप ले लेंगे। तो बड़ी दुख की बात है, सारे प्रदेश में दुख की लहर। ठीक है, थैंक यू। ये बहुत दुख की घड़ी है। मैं तो केवल आज इस दुख की घड़ी में यही कहना चाहता हूँ कि आदरणीय अश्विनी कुमार जी, जिन्होंने हिमाचल प्रदेश का नाम रोशन किया है, एक सैद्धांतिक आदमी थे, ईमानदार व्यक्ति थे। हम सबको उनके आदर्शों पे चलने की ज़रूरत है। जो रिफॉर्म उन्होंने पुलिस में किया, वो रिफॉर्म जो है आइंदा भी चलते रहने चाहिए। इस तरह के पुरुष की यहाँ भी ज़रूरत है, ऊपर भी ज़रूरत है। आज तो केवल यही बात कहकर मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। सुसाइड का ही केस है या इसमें कोई फाउल प्ले भी नजर आ रहा है? नहीं, देखिए, इसके बारे में ज़्यादा तो नहीं बोल सकता, परंतु ऐसा प्रतीत होता है, हम महसूस करते हैं कि जैसे कि सुसाइड का ही केस है। जिसने अपना जीवन बड़ी सादगी में व्यतीत किया और शिमला एसपी से लेकर राज्यपाल के पद तक पहुंचे, इस प्रकार का दुखद अंत होगा ऐसी कल्पना नहीं की जा सकती थी। मेरा ये मानना है कि ऐसा व्यक्तित्व और ऐसा परिवार बहुत कम होते हैं। किन परिस्थितियों में उन्होंने इस प्रकार का अंजाम दिया, ये बड़ा दुख की बात है। धन्यवाद। एनएसयूआई का मुख्यमंत्री आवास के बाहर हल्ला बोल, सरकार पर लगाए कोरोना काल में छात्र विरोधी निर्णय लेने के आरोप। एनएसयूआई ने सरकार पर कोरोना काल में छात्र विरोधी निर्णय लेने के आरोप लगाए। इस दौरान पुलिस और एनएसयूआई कार्यकर्ताओं के बीच हल्की धक्का मुक्की भी हुई। शिमला में एनएसयूआई ने सैकड़ों की संख्या में मुख्यमंत्री आवास के पास हल्ला बोला और सरकार के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी और रोष प्रदर्शन किया। एनएसयूआई सरकार पर कोरोना काल में छात्र विरोधी निर्णय लेने के आरोप लगाए। इस दौरान पुलिस और एनएसयूआई कार्यकर्ताओं के बीच हल्की धक्का मुक्की भी हुई। एनएसयूआई ने कांग्रेस कार्यालय लिफ्ट से लेकर मुख्यमंत्री आवास तक रैली निकाली और मुख्यमंत्री आवास का घेराव कर एक मांग पत्र सरकार को सौंपा। एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज कुंदन ने आरोप लगाया कि प्रदेश की सरकार सत्ता के नशे में चूर होकर लगातार छात्र विरोधी निर्णय ले रही है, जिसके खिलाफ एनएसयूआई आंदोलनरत है और आज मुख्यमंत्री आवास का घेराव कर सरकार को जगाया गया। एनएसयूआई ने मांग की है कि छात्रों की 6 महीने की फीस माफ की जाए, फर्स्ट और सेकेंड ईयर के छात्रों को अगली कक्षा में प्रमोट किया जाए, कोरोना महामारी के दौर में स्कूल खोलने के फैसले को वापस किया जाए, कॉलेज और यूनिवर्सिटी के छात्रों की समस्याओं के हल करने के लिए एक पोर्टल बनाया जाए।
मकसद है कि जिस तरीके से शिक्षा का निजीकरण जो है किया जा रहा है, शिक्षा का निजीकरण जो है अपने चरम सीमा पर है, वो चाहे केंद्र हो या प्रदेश हो। उसके बाद इस कोरोना की महामारी में आर्थिक संकट जिस तरीके से सबके ऊपर आया है, कम से कम 6 महीने की फीस स्कूल हो या कॉलेजेस हो या यूनिवर्सिटीज हो, उनकी माफ की जाए। फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के बच्चों को उनकी पिछली असेसमेंट देख के उनको मास प्रमोशन दी जाए। और अंत में जिस तरीके से हम छात्रों की पढ़ाई को बरकरार करके, उनकी डिग्रीज को बरकरार करके आरएसएस के सर्टिफिकेट्स दिखाकर लोग यहाँ पर हिमाचल में आकर नौकरियां कर रहे हैं, उसका हम कड़े शब्दों में विरोध करते हैं। 14 लाख से ज्यादा आपके खुद के सरकार के आंकड़े हैं। यहाँ पे युवा जो है बेरोजगार है, उन युवाओं को रोजगार देने का काम जो है ये प्रदेश की सरकार करे, उसी के लिए आज हमने यहाँ पर जो है घेराव किया। बिल्कुल हमारा ये प्रदर्शन यूं ही चलता रहेगा जब तक हमारी मांगे जो है पूरी नहीं की जाती। हम यहाँ से पूर्ण प्रयास करेंगे कि इस गूंगी बहरी जो सरकार है, जो सत्ता के नशे में चूर है, उसकी नींद तोड़ने का काम जो है नेसोई करेंगे। हिमाचल प्रदेश के शिल्पकारों व हस्तकारों को प्रशिक्षण व बाजार उपलब्ध न होने के कारण दिक्कतें पेश आ रही हैं। मामले को लेकर विश्वकर्मा कल्याण सभा के प्रदेश अध्यक्ष उदय डोगरा ने शिमला में पत्रकार वार्ता की। हिमाचल प्रदेश के शिल्पकारों व हस्तकारों को प्रशिक्षण व बाजार उपलब्ध न होने के कारण दिक्कतें पेश आ रही हैं। प्रशिक्षण व बाजार न उपलब्ध होने के कारण शिल्पकारों व हस्तकारों का हुनर यूं ही जाया हो रहा है। ये कहना है प्रगतिशील विश्वकर्मा कल्याण सभा के प्रदेश अध्यक्ष उदय डोगरा का। वे शिमला में एक पत्रकार वार्ता के दौरान बोल रहे थे। उन्होंने प्रदेश सरकार से मांग की है कि हिमाचल प्रदेश के शिल्पकारों व हस्तकारों के लिए मार्केट की सुविधा उपलब्ध करवाई जाए ताकि इन शिल्पकारों का हुनर बर्बाद न हो। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश के शिल्पकारों के लिए सरकार कच्चा माल भी उपलब्ध करवाए और उन्हें आधुनिक तकनीकों का प्रशिक्षण भी प्रदान करें, जिससे प्रदेश के सैकड़ों शिल्पकारों को रोजगार मिल सके और प्रदेश शिल्पकारी व हस्तकारी को विलुप्त होने से भी बचाया जा सके। उन्होंने सरकार से मांग उठाई है कि प्रदेश के सभी जिलों में इन शिल्पकारों के लिए ट्रेनिंग कम सेल सेंटर बनाया जाना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार व प्रदेश सरकार की ओर से वैसे तो कई योजनाएं तैयार की गई हैं, लेकिन इन योजनाओं का लाभ सही मायनों में सही आदमियों तक नहीं पहुंच रहा है। विभाग की ओर से जो गाइडलाइंस तैयार की गई है, उन गाइडलाइंस का विभाग के अधिकारियों को भी पता नहीं है। उन्होंने मांग उठाई है कि इन गाइडलाइन को तैयार करते समय शिल्पकारों के सुझाव भी लिए जाएं ताकि सही मायनों में उन्हें लाभ मिल सके। इसके अलावा उन्होंने कहा कि सभा की ओर से शिमला के रुल्दूभट्टा में एक प्रदर्शनी का आयोजन भी किया गया है। यह प्रदर्शनी 14 अक्टूबर तक चलेगी। इस प्रदर्शनी में प्रदेश के शिल्पकारों व हस्तकारों के उत्पादों को प्रदर्शित किया जा रहा है। उपभोक्ता शिमला के रुल्दूभट्टा में इस प्रदर्शनी में आकर भाग ले सकते हैं। प्रेसिडेंट प्रगतिशील विश्वकर्मा कल्याण सभा जी। सबसे पहला मुद्दा जो शिमला के बीच में हमने प्रदर्शनी लगाई गई है, उसकी जानकारी आम आदमी, अपनी सरकार, अपने विभाग तक पहुंचाना है। और दूसरा मुद्दा, जो हमारी संस्था प्रगतिशील विश्वकर्मा कल्याण सभा हिमाचल प्रदेश को कल्याण बोर्ड दिया गया था, उस कल्याण बोर्ड को मजबूत करना है। उस कल्याण बोर्ड की नोटिफिकेशन हम दोबारा चाहते हैं, जिसमें वो त्रुटि हुई थी, उस त्रुटि को दूर करते हुए विश्वकर्मा समाज कल्याण बोर्ड का दोबारा से गठन किया जाए और हमारी संस्था से जुड़े हुए जो सदस्य है उनको उस बोर्ड में गैर सरकारी सदस्य के तौर पर जो है रखा जाए। साथ जो हिमाचल प्रदेश के बीच में शिल्पकार है, उनका उत्थान और विकास है। हम कैसे उनका उत्थान और विकास कर सकते हैं ताकि उनकी कला जीवित रहे और आम आदमी को उनकी कला का फायदा पहुंच सके। शिमला में एग्जीबिशन, शिमला के बीच में हमने 5 तारीख को इसका शुभारंभ किया था, 14 अक्टूबर तक चलेगी। समय क्या? 14 तारीख को हम इसको 1 बजे समापन समारोह कराएंगे। समय वो सुबह 10 बजे से लेकर के 6 बजे तक है। आ सकता है, खरीद सकता है, देख सकता है, जानकारी दे सकता है, शिल्पकार से मिल सकता है। और हम अपनी जो हिम क्राफ्ट प्रदर्शनी लगाई गई है, उस प्रदर्शनी में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसकी जानकारी आम आदमी तक हम पहुंचा सकते हैं। किस जगह पे लगी है ये भट्ठा विश्वकर्मा मंदिर के बीच में लगाई गई है। इंटन के प्रदेश अध्यक्ष व कांग्रेसी नेता बबूल पंडित को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये गिरफ्तारी साल 2011 में किए गए संसद घेराव मामले में हुई है। उस समय बबलू पंडित भाजपा युवा मोर्चा के सदस्य थे।
औद्योगिक क्षेत्र बद्दी के तहत इंटक के प्रदेश अध्यक्ष एवं कांग्रेसी नेता बबलू पंडित की गिरफ्तारी का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि दिल्ली पुलिस ने बबलू पंडित के घर दबिश दी और स्थानीय पुलिस को साथ लेकर बबलू पंडित को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उसे पूछताछ के लिए बबलू पंडित को दिल्ली ले गई है। इसकी पुष्टि करते हुए डीएसपी बद्दी नवदीप सिंह ने कहा कि इंटक के प्रदेश अध्यक्ष एवं कांग्रेसी नेता बबलू पंडित को पकड़ने के लिए दिल्ली पुलिस बीते कल शाम को आई थी। स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर बबलू पंडित को गिरफ्तार कर दिल्ली ले गई है। बता दें कि मामला 2011 का है, जब बबलू पंडित भाजपा युवा मोर्चा का सदस्य था। तो उस दौरान केंद्रीय मंत्री एवं सांसद अनुराग ठाकुर के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा सदस्यों द्वारा दिल्ली में संसद का घेराव किया गया था, जिसको लेकर दिल्ली पुलिस द्वारा मामला दर्ज कर लिया गया था। लेकिन 9 साल बीत जाने के बाद बबलू पंडित की गिरफ्तारी हुई है। बबलू पंडित की गिरफ्तारी के बाद क्षेत्र में चर्चाओं का दौर जारी है और कांग्रेसी नेताओं में इस बात को लेकर रोष है कि 9 साल के बाद बबलू पंडित की गिरफ्तारी हुई है। आखिर इतनी देर बाद क्यों? फिलहाल बबलू पंडित को दिल्ली पुलिस गिरफ्तार करके ले गई है और वहां पर उनसे पूछताछ हो रही है। इस बारे में जब कांग्रेसी नेता बबलू पंडित की पत्नी से बात की तो उन्होंने कहा कि उनके पास कोई भी समन नहीं पहुंचा। रात को 12 बजे 3-4 लोग वर्दी में थे और कुछ लोग सिविल में थे, आए और उनके पति को गिरफ्तार करके दिल्ली ले गए। उन्होंने कहा कि अब कुछ लोग इसमें राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब हम जिस पार्टी के लिए काम कर रहे हैं उसके लिए हम ईमानदारी से काम कर रहे हैं, लेकिन उनके साथ अभी कोई नहीं आ रहा। उन्होंने कांग्रेस पार्टी के नेताओं से बबलू पंडित के पक्ष में आकर साथ देने की मांग की है। एप्पल न्यूज के लिए नालागढ़ से अनवर हुसैन की रिपोर्ट। कल बबलू पंडित जी को अरेस्ट किया गया सर, इसके बारे में कल ये मामला हमारे ध्यान में आया था। दिल्ली पुलिस की एक टीम आई थी जिन्होंने हमसे असिस्टेंस मांगी थी कि उनको एक 2011 के केस में एक प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर वांटेड है जिसका नाम बबलू पंडित है। तो उनको अपनी बद्दी पुलिस ने असिस्ट किया था और ये अरेस्ट किया गया कल। तो सर इसकी सूचना आपको दी गई सर वहाँ से, दिल्ली से? हाँ, वो पुलिस टीम आई थी, साथ में ऑर्डर्स लेकर आई थी। प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर के ऑर्डर जो होते हैं, भगवाड़े के ऑर्डर। पूनम शर्मा जी। मैम, रात एक पता चला पंडित जी को दिल्ली पुलिस यहाँ से अरेस्ट करके लेके गई सर, इसके बारे में मैम आपका क्या बोलना है? देखिए, पहली बात तो पॉलिटिक्स है। एक नेता काम करता है चाहे वो किसी भी पार्टी में हो। कुछ लोग इसको राजनीतिक मुद्दा बना रहे हैं कि ये पहले बीजेपी में थे, अब कांग्रेसी बन रहे थे। तो ये चीज़ें कुछ नहीं थी। जो एक काम करने वाला आदमी है वो किसी भी पार्टी में रह के पार्टी के लिए खड़ा रहेगा। उस टाइम भी ये विपक्ष में थे, तब इन्होंने जो भी धरना दिया वहाँ पे अपने अनुराग ठाकुर जी के साथ इन्होंने अपनी गिरफ्तारी दी थी। तो उसके बाद ये जब आए तो उसके बाद हमारे पास समन नहीं पहुँचे यहाँ पे। उसको उन्होंने बेस बना के फिर इनके FIR हुई होगी इनके नाम की और अरेस्ट वारंट निकले होंगे, तो वो यहाँ नहीं पहुँचे हमारे पास। फिर वो आए और उन्होंने इनको अरेस्ट करके वो ऑन द स्पॉट ले गए। तो कितने बजे आए मैम वो रात को 10:15 बजे यहाँ आए, तो इनको लेकर यहाँ की पुलिस थी उनके साथ? यहाँ की पुलिस मुझे नहीं लगा कि उनके साथ कोई होगी। बाकी इन यूनिफॉर्म वो 4-5 लोग थे, बाकी सिविलियंस थे 4-5 लोग। तो आप प्रशासन से क्या चाहते हैं? मैं चाहती हूँ कि जैसे उनका पार्टी का नेता जो इनके लिए खड़ा है तो उनको उनके लिए सपोर्ट लेना चाहिए। कुछ ना कुछ उनको भी उनके साथ देना चाहिए इस टाइम पे, ना कि ये देखना चाहिए कि हाँ वो पहले बीजेपी के लिए है तो हमारा कांग्रेस का है। जो पार्टी का बंदा है वो किसी भी उसमें रह के वो उतना ही काम करेंगे, इतने ही दिल से काम करते हैं। तो इनका ये नहीं है कि मैं किसी चीज़ में आगे या पीछे, उनको अपना वो नहीं है। वो पार्टी के लिए जी जान से काम करने वाले नेता है और किसी की चापलूसी में वो पहले बिलीव नहीं करते। स्ट्रेट फॉरवर्ड। नालागढ़ के कंगनवाल गांव को जोड़ने वाला चिंकरी नदी पर बना रास्ता बहने से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। लोगों को इस समस्या से निजात दिलवाने के लिए नालागढ़ के विधायक लखविंदर सिंह राणा ने कंगन गांव का दौरा कर अपनी निजी कमाई से वैकल्पिक रास्ते का निर्माण कार्य शुरू करवा दिया है, जिससे लोगों को राहत मिलेगी। नालागढ़ के कंगलवाल गांव को जोड़ने वाला वैकल्पिक रास्ता बीते दिनों बरसात में हुई तेज बारिश के कारण नदी में बह गया था। उसके बाद से ही ग्रामीणों को आने जाने में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। इस बारे में ग्रामीणों द्वारा नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र से विधायक लखविंदर राणा से वैकल्पिक रास्ता तैयार करने की मांग की गई थी। इसी के चलते नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र से विधायक लखविंदर सिंह राणा ने कंगलवाल गांव का दौरा किया
इस दौरे के दौरान अपनी निजी कमाई से कंगलवाल व ढांग गांव को जोड़ने वाला चिकनी नदी पर वैकल्पिक रास्ते का निर्माण कार्य जेसीबी मशीनें लगवाकर शुरू करवा दिया है। विधायक लखविंदर सिंह राणा ने बताया कि ग्रामीणों को हर बरसात में चिकनी नदी में ज्यादा पानी आने की वजह से रास्ता पानी में बह जाता था और ग्रामीणों को अपने घरों तक आने जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ता था। उन्होंने कहा कि ग्रामीणों द्वारा उन्हें इस बारे में अवगत करवाया गया और उन्होंने मौके पर पहुंचकर उनके द्वारा इसके लिए पाइपलाइन लगवाकर वैकल्पिक रास्ता तैयार करवाया। उन्होंने कहा कि जल्द ही इस रास्ते का लाभ ग्रामीणों को मिलेगा और ग्रामीणों को आ रही परेशानियों से निजात मिलेगी। एप्पल न्यूज के लिए नालागढ़ से अनवर हुसैन की रिपोर्ट। तो यहाँ पर ये कंगनवाल गांव में बिल्कुल नज़दीक के सभी जो है कंगनवाल ढांग के लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और यहाँ पर भारी बरसात होने के कारण जो है आपने देखा सामने भूमि कटान भी हुआ है काफ़ी और आने जाने का जो पैदल रास्ता था, गाड़ियों का भी रास्ता था, चाहे कार का है, चाहे मोटरसाइकिल का था, चाहे ट्रक का था, ये बिल्कुल जो है बाधित हो चुका है। तो ग्राम के कुछ लोगों ने हमें कहा कि यहाँ पर जो है हर साल जो पैप डालते हैं, प्रधान जी यहाँ पर खड़े हैं, इन्होंने भी पीछे जो है पैप जो है यहाँ पर डाले, लेकिन अब बहुत लंबे समय से यहाँ पर जो है इनकी समस्या थी कि ब्याह शादियाँ भी जो है अभी जो है 18, 19, 20 से शुरू हो रहे हैं, तो लोगों को आने जाने के लिए दिवाली नज़दीक आ रही है, वहाँ से ट्रक लेकर भी लोग आएंगे तो बड़ा घूम कर जो लोगों को जाना पड़ता था। तो इसलिए आज हमने अपने पास से हमने नेक कमाई से जो है 4 पाइप और जेसीबी का जो खर्चा है ये हमने जो है इन गांव को जो जोड़ने के लिए जो आज यहाँ पर पाइप डाले जा रहे हैं ताकि इस पाइपों के ऊपर से जो है गाड़ियाँ गुजर सकें। जो यहाँ के हमारे कंगनवाल के ढांग के जो लोग हैं, ये लोग जो है जो क्योंकि नालागढ़ के लिए ये नज़दीक पड़ता है, तो इस करके जब ये बन जाएगा रास्ता, पाइप डल जाएंगे तो लोगों को जो है 6-7 महीने जब तक बरसात नहीं हुई तब तक लोगों को जो इसका जो है लाभ मिलेगा। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि किसी भी आदमी के पास इतना समय नहीं है कि बहुत दूरी तय करके जो घूम कर जो वहाँ पर जाए। अगर कोई आदमी बीमार हो जाए या कोई और कारण हो जाए जरूरी काम से, तो सबसे शॉर्ट रास्ता जो है यही है कंगनवाल गांव के लिए। इसलिए आज हमने यहाँ पर जो है 4 जो है यहाँ पर पाइप डाले हैं और जेसीबी लगा रखी है और यहाँ पर बनाना भी पड़ेगा और ये गाँव बहुत बड़ा नुकसान हो और फिर इन्होंने भी कहा ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲਾਉਂਦੇ थे, फिर कहते कोई नहीं इन्नी हेल्प कर देंगे, फिर इन्हें 4 पैप भेजे, मशीन का खर्चा कर देंगे और ये जो हैगा वो भी माड़ा मोटा कोई काम है भाई सहयोग करांगे। और बड़ी भारी समस्या थी, साढ़े रिश्तेदार आए एक दिन, मेरे पिता जी की खराब है, उन्होंने गड्डी बिच वड़ गई, नोवा बिच वाड़ती उन्होंने और सारी छिल के गए पंजाब के आए हैदराबाद से। और वो कहते यार ये नहीं करे, अभी सोचा इधर आ गए, मैं कहा जी थोड़ा दिन लगने हैं तो हो जाएगा। तो सर ऐसे जो आज ये खर्चा हो रहा तो ये इन्होंने सरकार द्वारा कराया या अपनी निजी कमाई से? हाँ, निजी